Hello, it's me, long time no see. एंड मैं हूँ सलमान उर्फ डॉक्टर सोलंकी. दिस इज एपिसोड 118. आफ्टर अ डे स्पेंट ऑन थिंकिंग अबाउट एक्चुअली पंखे, लाइटें एंड ऑल दैट जैज, और इस तरह के काम कराने के बाद ऑब्वियसली आदमी थक जाता है. तो मैं भी थक गया हूँ. तो एज यू कैन सी कुछ एंगल कुछ इस तरह का बना हुआ है कि थोड़ी देर में मैं लेट ही जाऊंगा. तो खैर, वो एक अलग टॉपिक है फॉर अनदर डे. फिलहाल हमारा फोकस जो है वो वहीं होना चाहिए जहाँ होता है. एंड विदाउट फर्दर अडू हम अपनी आगाज़ करते हैं जिन स्टोरीज़ का. और आज की जिन कास्ट जो है वो उसकी पहली स्टोरी आ रही है महानूर साहिबा की. महानूर साहिबा बताती हैं कि इनके जो कज़न हैं, ये कज़न की स्टोरी है बेसिकली. जो 6-7 साल के लगभग होंगे. तो बेसिकली स्टोरी तो इनकी अम्मा बताती हैं, क्योंकि अब कज़न को इस स्टोरी का कोई इल्म नहीं है, याद भी नहीं है. पहले जबकि उनको 100% याद थी, अब उनको नहीं है. वो कहते हैं जी एक फैमिली पिकनिक हुई थी, एक बड़े मतलब ओपन एरिया टाइप की ग्रीनरी या इस तरह की एक एरिया में ये लोग गए थे. और वहाँ सब खेल कूद चल रही थी, बच्चे खेल रहे हैं एवरीथिंग. तो ये जो साहब थे इनके कज़न, ये गुम हो गए थे. खेल खेल में कहीं के कहीं निकल गए, और वो इस तरह का ओपन एरिया, फार्म, फॉरेस्ट, इस तरह की जगह थी. अब वो निकल गए और मगरिब मतलब होना शुरू हुई, सूरज ढलने लगा, तो अंधेरा होने लगा. बच्चा 6-7 साल का परेशान, वो भागे जा रहा है इधर से उधर, उधर से उधर करते करते परेशान, कि एक वो फार्म के पास जाके रुका. अब वो जो फार्म था उस मतलब फार्म हाउस जो था वो इस तरीके का था जैसे कि मतलब लग तो रहा था जैसे कोई नहीं है जैसे. लेकिन वहाँ जब ये बच्चा पहुँचा तो उसने देखा कि भाई अंदर रोशनी है, और अंदर बड़े और छोटे, यानी बच्चे और बड़े, सब खेल कूद कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं. तो वो मतलब आवाज़ मतलब उसकी आई, उसने दी, तो वो अंदर में जितने लोग थे वो हैरान हुए. इससे पूछा तो उसने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की कि मैं पिकनिक पे आया था, और ये सब कुछ जिस तरह 6 साल का बच्चा समझाएगा. अब वो जो बच्चे और बड़े थे उसको अंदर ले आए फार्म हाउस के अंदर, और उसका बच्चों ने मतलब बड़ा ख्याल किया, और खेल कूद भी उसके साथ किया, और उसको एंटरटेन रखा था कि वो परेशान ना हो, जो कि वो हो चुका था उस वक्त तक. खेल खेल में 1-8 घंटा गुजरा होगा, और बच्चा थक गया था. जाहिर सी बात, इतनी देर से घूम रहा था, तो वो सो गया. अब ये बात होगी 7-8 बजे की. तो वो बच्चा सो गया, और 1-8 घंटे में शोर की वजह से उठा. तो वो अकेला था अंधेरे फार्म हाउस के अंदर, और बाहर से उसके नाम की आवाज़ें कोई चिल्ला रहा था. अब जब वो बाहर निकला तो उसने देखा उसकी पूरी फैमिली में और भी लोग, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह वगैरह. तो बच्चा जाके उनसे मिला. अब एज यूजुअल बात हुई, यहाँ कैसे आ गए. उसने अपना पूरा बताया कि मैं यहाँ तो अभी रोशनी थी, अभी तो अंधेरा हुआ हुआ है, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए, लेकिन मैं जब यहाँ था तो ऐसे ऐसे लोग थे और ये सब कुछ था. इनके माँ बहन सब कुछ मतलब बाप भाई सब वहाँ मौजूद इसकी स्टोरी सुन रहे हैं, और उनको यकीन नहीं आ रहा. करीब में जो सिक्योरिटी गार्ड भी इनके साथ तलाश कर रहा था, उसने बोला कि ये जो फार्म है ये कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ कोई नहीं है. तुम कैसे ये कह सकते हो. बच्चे ने बड़े 100% श्योरिटी के साथ कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, और ये यहाँ लोग थे, अबैंडन नहीं है, ये खाली नहीं था. बहरहाल वो
सब बात रफा दफा हुई, सब घर चले गए। और वो बच्चा एक एक बंदे की डिस्क्रिप्शन समेत बताता रहा कि ऐसा नहीं था, ऐसे लोग थे, यूं था यूं था यूं था। और अब जाके अब कहती हैं ये बंदा जो है वो 27 साल का हो चुका है, इसको कोई रिकलेक्शन या मेमोरी नहीं है अब उन लोगों की, ना उनको ये रिकॉल करता है, ना इसको ये इंसिडेंट अब याद है। लेकिन इसकी वालदा को आज भी याद है, क्योंकि जो ये हुआ था और वो जो डिस्क्रिप्शन दे रहा था, एज सच तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और वो जो जगह थी वो ऐसी थी कि बिल्कुल टूट फूट का शिकार, ख़त्म फार्म हाउस था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये तो अच्छी बात थी, ये तो एक अच्छी स्टोरी थी और गुड टू हियर इट। तो बहरहाल आगे बात करते हैं और वहाज साहब की बात करते हैं। वहाज साहब कहते हैं ये उनकी पर्सनल स्टोरी है, ये इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और ये कोविड के दिनों की बात है। तो लॉकडाउन और इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट मसले मसाइल चल रहे थे, तो इनको मतलब जाने का मतलब इत्तेफाक हुआ इस्लामाबाद में। इनके जो है वो दोस्त एक रहते थे, उनका अपना अपार्टमेंट था। तो क्योंकि वैसे तो कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी, तो ये आराम से वहाँ मतलब चले गए और फैसला वही हुआ कि वहाँ पे बैठेंगे और सब कुछ करेंगे। ये अपने एक दोस्त मानी के साथ मुल्तान से वहाँ गए थे। अब उनके बैल्कनी में बैठ के शीशा वीशा ये लोग पी रहे थे, और मतलब F11 में अपार्टमेंट था। तो ये वहाँ ज़ाहिर सी बात है बोर हो रहे थे और सन्नाटा चल रहा था। तो तकरीबन रात के किसी पहर मानी साहब ने बोला कि भाई बाहर निकलते हैं, मतलब आप चहलकदमी करते हैं। इस तरह करके ये लोग सारे बाहर निकल गए। अब ये घूमते फिरते रात को 3 बजा दी इन लोगों ने, और फैसला हुआ कि अब वापसी चलते हैं। वापसी चलते हुए एक पतली सी गली में से ये निकल रहे थे और सन्नाटा था, कोई कोविड एरा था। तो उस गली के अंदर एक बड़ा घना पुराना दरख्त था। अब चलते चलते ये जा रहे हैं तो उस दरख्त के नीचे एक बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था, जो इनके रास्ते में था गली के बीच में। अब जैसे जैसे ये करीब आ रहे थे तो उस बच्चे को ऑब्वियसली अगर होता नॉर्मल तो वो डरता भागता कुछ करता, लेकिन वो बिल्कुल निडर बीच में इनको घूरता रहा। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो इनका उसको देख के थोड़ी सी हैरत हुई, लेकिन एकदम से इनकी अटेंशन उस दरख्त पे चली गई और ये उसको देखने लगे। अब नज़र तो उसमें कुछ नहीं आ रहा था, अंधेरा दरख्त वगैरह वगैरह। एकदम से एक पतली सी चीख की एक आवाज़ इन सबके कानों में गई, और ना वो किसी आदमी की थी, ना वो किसी औरत की थी, और ना किसी इंसान की लग रही थी। जिस पे इनके दोस्त मानी ने कहा कि बस नज़रें जो है नीचे करो और अब वापस चलो, और पीछे से कोई पुकारे कुछ भी हो देखना नहीं। अब ये उस गली में से जब निकले तो गली से निकलते ही इन्होंने नोटिस किया कि हर घर में की दीवार पे एक बिल्ली बैठी हुई इनको देख रही थी। कहते हैं हैरत की बात यह थी कि अभी जब ये निकले हुए थे पैदल अपना घूम रहे थे, तो 1-2 घंटे जो ये घूमे उसके अंदर एक इनको एडल्ट बिल्ली नज़र नहीं आई। इस दर्द के इंसिडेंट के बाद अब इनको 20 बिल्लियाँ दिख चुकी थी, और वही मिसाल कि हर तीसरे घर पे एक बिल्ली बैठी हुई इनको देख रही थी। ये चुपचाप करते हुए फैसला करते हुए कि कुछ करना नहीं, सीधा वापस जाना है, करते हुए जाने लगे। इस पे ये कहते हैं हमारे दोस्त वहाज साहब कि इनके पैर इतने भारी हो चुके थे, इनके ऊपर इतना वज़न आ चुका था, ये चल नहीं पा रहे थे। थोड़ा थोड़ा चल के बैठ रहे थे और फिर खड़े होते थे, हिम्मत करते थे कि रुकना नहीं है और किसी तरीके से यहाँ से निकलना है। वे कहते हैं जी अल्लाह अल्लाह करके ये घर पहुँचे, और आज तक इनको वो चीख की आवाज़ याद है।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बात ये भी तो है ना भाई कि रात के अंधेरे में दरख्तों को क्यों तू ताड़ रहे हो यार। अभी कुछ अरसे पहले हमारी दोस्त सारा ने यही इंसिडेंट बताया था कि वो दरख्त को देख रही थी, एकदम से एक बुढ़िया की शक्ल नजर आई उनको जिसने इनको डांटा। तो क्या सब यही देखना चाहते हैं? बहरहाल अब हमारे दोस्त एक लिखते हैं हारिस, इनका ताल्लुक बिहार से है, लेकिन ये 2019 में पढ़ने के लिए हैदराबाद सिटी गए थे। कहते हैं जी हैदराबाद सिटी में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और बहुत बड़ी और ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। उसमें एक तरफ एक पुराना पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कि बंद है, और उस पर सर्वेलेंस लगी हुई है, सीसीटीवी, और गार्ड्स भी चार चार छोड़े हुए वहाँ पे। और एक मतलब अजीब सी बात है, वहाँ कोई जाता ही नहीं है, ना गार्ड जाता है, ना स्टाफ जाता है, ना स्टूडेंट जाते हैं। सख्ती से मना है वहाँ किसी का भी एंटर होना। अभी कहते हैं ये कभी इस पर खैर ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन एक बात है कि मतलब बंद करके रखी हुई है एक जगह। अब ये बताते ये भी हैं कि यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल है वो जनरली ओवर बुकड होता है, और उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ये डिफरेंट स्टेट से आते हैं, यहाँ रुकते हैं। और क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के अंदर है तो कोशिश होती है हर किसी की वहाँ रुकने की, और काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। अब ये अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ इलीगली कह लें रहते थे। मतलब एक दोस्त का कमरा है, वो एक मिसाल एक आदमी के लिए, तो उसने रात को 2-3 अपने दोस्त वहाँ रुकवाए में सोने के लिए। तो उसमें ये एडवांटेज था इनको कि भाई वो जगह भी करीब थी, और जैसे ये बता रहे हैं कि लग रहा था कि मतलब एग्ज़ाम के दिन चल रहे थे, तो ये ज़्यादा दूर वो दराज जगह पे नहीं जाना चाह रहे थे, सब बस यूनिवर्सिटी में रहना चाहते थे। अब ये तीसरे फ्लोर पे था इनका रूम जहाँ ये रुके हुए थे। तो रात में छापा पड़ गया। अब ये कहते हैं जी मॉनसून सीज़न था, बारिश शदीद होके ख़त्म हुई थी, और उसमें जी वार्डन्स वगैरह और यूनिवर्सिटी स्टाफ ने छापा मार दिया था यही देखने के लिए कि कौन इलीगली वहाँ रुके हुए हैं। अब जनाब हुआ ये कि जाहिर सी बात है इस डर से सारे उठे, और एक भीड़ जो है वो निकल के भागने लगी उस हॉस्टल से। उस भीड़ में ये भी शामिल हो गए। अब इशू ये था कि अगर ये पकड़े गए तो ये यूनिवर्सिटी से निकाले जा सकते हैं, और अब एक इतना बड़ा मतलब सब कुछ करने के बाद अगर आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए तो फिर क्या, मतलब इतनी मेहनत इतना पैसा सब ज़ाया। ये वहाँ से निकले भीड़ के साथ, और एकदम से इन्होंने देखा कि भीड़ की तरफ को घेरा जा रहा है, तो ये एक अलग तरफ निकल के भागे अपने दोस्त के साथ। ये दो लड़के भाग रहे थे, और जाहिर सी बात है पानी वानी सब जमा था, बारिश के बाद का मौसम था, तो वो भागने में पानी से आवाज़ें वगैरह भी आ रही थी, और पता भी चल रहा था कि कोई उनकी तरफ आ रहा है जा रहा है। अब इसी तरह भागते भागते और ना चाहते हुए ये पहुंच गए अपने इसी पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट के पास। वहाँ पहुँच के इनको एहसास हुआ कि यार ये तो वो वाली जगह है, लेकिन अब क्योंकि वही माहौल ऐसा था कि कोई भाग रहा था तो पता चल रहा था, तो इन्हें फिर पता चला कि कोई इनकी तरफ आ रहा है, तो ये जल्दी से उस पुरानी बिल्डिंग में जो बंद है उसमें घुसे कि कहीं पकड़े ना जाए। अब अंदर घुस गए तो एक हैरत हुई कि इतनी, क्योंकि इनकी हॉस्टल से नज़र आती थी वो बिल्डिंग, तो उसकी टूटी फूटी सी छत थी और इस तरह का सिलसिला था। लेकिन अंदर मतलब जब वहाँ घुसे तो वहाँ पानी या बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, बिल्कुल सूखा था, और पानी ने वहाँ कोई असर नहीं किया था। बहरहाल ये अंदर घुस गए, और अंदर घुसते ही इन्होंने देखा कि उस जगह के बीचों बीच एक चादर बिछी हुई है, जिसको देख के इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद यहाँ पे छुप के स्टाफ या स्टूडेंट्स आते होंगे, मे बी सिगरेट वगैरह या कुछ इस तरह का काम करने। अब ये इसी उसमें थे सोच में, और एक दिमाग पे एक परेशानी भी थी कि
बाहर लोग तलाश कर रहे हैं और जो पकड़ा जाएगा वो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, कि थोड़े से ये लोग रिलैक्स हुए, कि लगा कि कोई इनके पीछे यहाँ नहीं आ रहा। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद इनके साथ जो दोस्त थे उन्होंने फिर बताया कि उनको फारिग होना है, और बेसिकली अब पहले एहसास नहीं था, अब एहसास हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ से हमें निकलना है, यहाँ से निकलने के 4 रास्ते हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटी से मतलब बाहर निकलना है, ताकि ये जो परेशानी हमारे सर पे आ गई है वो ना हो। तो उसने जब इजहार किया कि मैं रुक नहीं सकता, तो उसने बोला भाई जल्दी फारिग हो कहीं भी और लेट्स निकलने का करें यहाँ से। अब वो साहब किसी कोने में गए या कहीं गए और फारिग हुए। उतनी देर में इन्हें ख्याल आया कि एक पीछे पट्टी है जो बहुत छोटी सी दीवार है, उसको टाप के ये यूनिवर्सिटी से ही बाहर निकल सकते हैं। तो ये जहाँ इनके दोस्त खड़े हुए थे उनको इन्होंने जब ये प्लान बताया तो उनने सिर्फ करके जवाब दिया और हिले भी नहीं अपनी जगह से। अब ये कहते हैं कि ये वहाँ गए और वहाँ जाके उसको मतलब कंधा थपथपाया, उसके बावजूद भी वो कर रहे थे, तो हाथ पकड़ के खींचा और उसको बताया कि ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ से निकलना है, और उसको फिर अपने साथ भगाते हुए लेके गए और दीवार टाप के बाहर निकल गए। अब ये कहते हैं रात गुजर गई, अगले दिन एक इम्तिहान था, और वो इम्तिहान देने के बाद ये दोस्तों के साथ निकल गए। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप आवाज़ सुने तो जिस तरह बाइक पीछे निकली, तो दोस्तों के साथ ये निकल गए और घूम फिर के जब वापस आए तो 7:30 का कोई टाइम था। अब जब वो दूसरे लड़के की खबर मिली तो वो पता चला उसको तो शदीद बुखार है, उल्टियाँ उल्टियाँ कर रहा है, पेपर भी नहीं दे सका और वो अपना पड़ा हुआ है। तो उसको जाके इन्होंने पिक किया अपनी बाइक पे और सीधा जो यूनिवर्सिटी की क्लिनिक थी वहाँ ले गए, जहाँ पे डॉक्टर साहब उनसे मिले, सब कुछ पूछा और यही बोला कि तुमने क्या खाया है, कुछ लग रहा है खाया है, कुछ किया है, इस तरह की बातें। एक चीज़ बड़ी इनको ऑड लगी कि वो डॉक्टर जो था वो इनको एग्जामिन कर रहा था उस लड़के को, उसने अपने मुंह पे एकदम से रुमाल रख लिया था जैसे कोई बू आ रही है। इन्होंने मतलब इस चीज़ को ज़्यादा सोचा नहीं, और उसने फिर पूरा बताया कि अगर ये हल नहीं हुआ मसला तो ऐसा या वैसा, तो उसको फिर से जो है वो लेके आना, इसको अस्पताल लेके जाएंगे, और इस तरह करके बात ख़त्म। ये अपने वो दोस्त को बाइक पे बिठा के अपनी निकले। तो अब ये बताते हैं कि जी जो रूट था वो डाउन हिल था, यानी ऊंचान से हम नीचे की तरफ जा रहे थे। तो जब ये उसको लेके वापस जाने लगे और वो पुराना पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट जो था वो नज़र आने लगा, तो बाइक जो थी वज़नी होने लगी, बाइक स्लो डाउन होने लगी, और ऐसा मतलब हुआ हाल कि डाउन हिल में बाइक लेके जाना मुश्किल होता गया। और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ वो करीब तरीन पॉइंट था उस पॉलीटेक्निक जगह का, वहाँ पे बाइक हो गई बंद। अब ये कहते हैं बाइक इनकी नई बाइक थी, इतनी पुरानी, साल भी नहीं हुआ था, और बिल्कुल सर्विस हुई भी ज़बरदस्त, और बाइक भी काफ़ी हैवी, 400 मतलब सीसी वाली। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था ये ड्रामा क्या है, और वो लड़का पीछे मतलब साथ में और सब कुछ। इन्होंने फ़ोन करके अपने 2 दोस्तों को बुलाया और थोड़ी देर में वो भी आ गए, और फिर स्टार्ट करते रहे, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मुश्किल से बड़ी बाइक स्टार्ट हुई, वो लड़के ने सिर्फ बैठने के लिए उस बाइक पे हाथ रखा तो फिर बाइक बंद हो गई, जिस पे इनके दोस्तों ने बोला कि इसको हम लेके जा रहे हैं, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम इसका कुछ करो, बाइक का सिलसिला करते या तो फिर लेके आओ चलाते हुए। अब वो बकौल इनके कि जब तक वो लड़का नज़र आ रहा था तो वो बाइक स्टार्ट नहीं हुई, और जैसे ही वो आंख ओझल हुआ उसके बाद बाइक स्टार्ट हो गई, चल पड़ी, और ये पहुंच गए यूनिवर्सिटी, वही वापस अपने हॉस्टल। अब जब ये वहाँ पहुँचे तो 9 बजे का मतलब टाइम था, खाना वाना खुल चुका था, और इन्होंने जल्दी से आके गए, फ्रेश हुए और वापस आए और सीधा खाने के लिए मैस हॉल में घुस गए। 9 बजे का टाइम, या 9:15। अब कह रहे हैं जी मैंने खाना वाना लिया, बैठे खाने लगे। 7 से 8 मिनट के बाद वो लड़का जो है वो अपने एक और किसी लड़के के साथ एंटर हुआ, और उसने
जैसे ही वो एंटर हुआ उस रूम मतलब हॉल में, तो एक शदीद बदबू आने लगी, जैसे सड़ा हुआ गोश्त, वो भी पुराना, धूप में पड़ा हुआ हो ऐसा। और उस बदबू से मतलब लोग उठ उठ के वहाँ से जाने लगे, और उस बाहर निकलने की भीड़ में ये भी शामिल थे। और ये कहते हैं कि उस जगह पे 6 इंडस्ट्रियल लेवल के बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, उसके बावजूद वो बू काबू में नहीं आ रही थी। एक आदमी वहाँ बैठ नहीं सका, और ये सारे उठ के बाहर चले गए। अब कहते हैं जनरली हॉस्टल मतलब ये जो अ, खाने की जगह है, मेस जो है यूनिवर्सिटी का, इसमें कोई पाबंदी नहीं है खाने पे। मीट आइटम जो है जैसे चिकन वगैरह, इस पे थोड़ा सा एक होता है कि बंदा 2-4 दफ़ा ले ले, 4 पीसेस ऑफ चिकन ले ले, लेकिन वो जो है मतलब वेजिटेबल वेजिटेरियन चीज़ें वो जितना दिल में आए खाता रहे। कहते हैं चूँकि सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए थे, तो वो जो लड़का अपने दोस्त के साथ आया था, उसने कोई 12 पीस चिकन खा लिए थे, लेकिन और वो रुकने को तैयार नहीं था, और बहस मतलब एक खाने पे चल रही थी। अब ये पूरा ड्रामा एक चल रहा था, तो एक हेल्पर था उस एरिया का, उसने देखा, और वो भी अच्छा मतलब उम्र का था, 50 प्लस था। उसने मतलब ये पूरा ड्रामा देखा, तो वो ज़रा समझदार रिलीजियस आदमी था, उसको एहसास हुआ कि कुछ अननेचुरल हो रहा है ये। वो भाग के गया, उसने अपने मतलब वार्डन जो था उसको बताया, उस एरिया के उस वार्डन ने जल्दी से जाके एक करीबी मस्जिद से जाके इमाम साहब को वो लेके आ गया। अब वो लड़का वहीं मौजूद था कि वो आए और एंटर हुए और दुआएं पढ़ के फूकना शुरू की उस लड़के के ऊपर। वो लड़का एकदम से उठ के खड़ा हो गया खाना वाना छोड़ के, और एक बहुत ही पतली सी फेमिनिन आवाज़ में बोलता है कि मौलाना इमाम तुम यहाँ से चले जाओ। कहते हैं जी पूरे मतलब उस वक्त लड़के जो वहाँ हॉल में थे उनके सामने, स्टाफ के सामने ये सब हो रहा था, और सब मतलब देख के हैरत से मतलब देख रहे थे हो क्या रहा है। तो उन्हीं इमाम साहब ने एक पानी का गिलास मंगाया, और पानी कुछ पढ़ा उसके ऊपर, दम किया, और फिर लड़कों से पकड़वा के ज़बरदस्ती उसको वो पानी पिलाया, तो फिर वो कुछ काबू में आने लगा। अब उस लड़के से जब बात की तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो उसने एक फेमिनिन नाम बताया जो कि एक अजीब सा नाम था। और फिर इन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ 700 साल से रहती हूँ, और मुझे आज तक कभी मैंने किसी को तंग नहीं किया और कोई परेशानी नहीं दी। इस लड़के ने मेरा खाना ख़राब किया है, मुझे तंग किया है, अब मैं इसका खाना ख़राब करूँगी, इसको तंग करूँगी। अब ये सब जब सुना तो इनको अंदाज़ा हो गया कि इसने इसको कहीं ना कहीं छेड़ा है। उन्होंने उससे गुफ्तगू जारी रखी और उसको कहा कि मैं आपको तंग कर सकता हूँ, दुआएं पढ़ के और भी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ इस लड़के के बिहाफ पे कि इसने जो किया वो गलत किया, और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, आप इसको छोड़ दें। उसकी मिन्नत समाजत जब वो करने लगे तो एकदम से वो लड़का बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया, खामोशी हो गई। जिस पे इमाम साहब ने कहा इसको अब 1-2 दिन तक सोने दो, रेस्ट करने दो, उसके बाद ये होश में आ जाएगा। अभी इसके ऊपर कुछ था जो उतर के गया, ये उसके असरात रहेंगे। वो लड़का 2 दिन एक बीमार स्टेट में पड़ा रहा, 2 दिन सोता रहा, और उसके बाद 48 तकरीबन घंटों के बाद वो उठ के खड़ा हो गया। उसी इंतज़ार में काफ़ी लोग उस दिन उस कमरे में भी मौजूद थे, उसके 12 लोग। और जब वो उठा तो सारे मतलब उसको देख के मतलब खुश हुए, और थोड़ा सा एक सुकून आया, और वो हैरान कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। जब उन्होंने कुछ स्टोरियाँ बताई कि ऐसा सब हुआ, तो वो कह रहा है मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, बहुत बात जो तुम कर रहे हो वो कब हुई। तो कहते हैं जी इसके बाद से उस डिपार्टमेंट की तरफ किसी की आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई, और उसके बाद से ऐसा और कुछ हुआ भी नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। लेकिन कुछ प्लेसेस जैसे आप बता रहे हैं वो अवॉइडेबल हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि
कुछ प्लेसेस अनअवॉइडेबल हो जाती हैं। जैसे अफसाना साहिबा की स्टोरी है जो अब आ रही है, जो उनकी दोस्त दिया के साथ हुई। ये दोनों बॉस्टन में रहती हैं और पढ़ रही हैं और मेडिकल में हैं बेसिकली। अब ये मेरे ख्याल है हाउस जॉब कहलाती है या कुछ कराती है, ये हॉस्पिटल में जाती हैं, मतलब राउंड्स वगैरह करती हैं। इनकी जो दोस्त दिया हैं वीकेंड्स पे वो नाइट्स करती हैं, मतलब वीकेंड पे उनकी नाइट शिफ्ट होती है, जबकि इनकी ज़्यादातर डे ही शिफ्ट होती है, भले वीकेंड हो या वीकडे हो। ये एक बहुत वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल में काम करती हैं जिसका नाम नहीं ले सकती। और ये बता रही हैं एक संडे को, लिटरली लास्ट संडे को ये हुआ कि इनकी दोस्त की नाइट शिफ्ट थी और वो एक नॉर्मल राउंड्स अपनी कर रही थी 9th फ्लोर पे। 9th फ्लोर के बारे में वैसे ही मशहूर था इस हॉस्पिटल में कि वहाँ कुछ मामला टेढ़ा है और लोग अलग अलग बातें करते थे, लेकिन वैसे तो वहाँ मरीज थे रूम्स में और सब कुछ, और मामला चल रहा था। और ये बताती हैं कि 4 लोग उस दिन ड्यूटी पे थे, इंक्लूडिंग हर फ्रेंड दिया, यानी 3 इनके अलावा। इनकी नौकरी ये थी, या इनकी नौकरी तो नहीं, इनका काम ये था कि ये कंटिन्यूसली चेक करें पेशेंट्स के पास जाके, उनके वाइटल्स देखें, उनके जो ड्रिप्स वगैरह लगे हुए हैं उसको चेक करें कि वो सब कुछ इंटैक्ट हैं, उनमें मेडिसिन है या ख़त्म हो गया वॉटेवर, और वो वाइटल्स उनके मॉनिटर करें, मतलब चक्कर लगाते रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब रात के शिफ्ट थी और ये ऐसी राउंड लगा के जब जा रही थी तो एक रूम था, रूम नंबर 12। वहाँ से जब गुजरी तो इनको एहसास हुआ कि कोई साया सा कुछ उस रूम में घुसा है। इन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, लेट नाइट था, नहीं बोला हो सकता है कि कोई इनके अलावा जो 3 लोग और हैं शिफ्ट पे उनमें से कोई अंदर घुसा हो देखने के लिए। तो ये अपना जाके लाउंज है या जो भी स्टाफ एरिया है उस पे जाके थोड़ी देर बैठ गई सुकून करने के लिए। अब ये कहती हैं कि इनको एक मुस्तकिल फीलिंग आती रही कि फिर भी मुझे जाके देख लेना चाहिए रूम 12 में, क्या पता कोई इमरजेंसी हो या कुछ हो। अब ये उठी और वहाँ जब गई और जब रूम 12 में एंटर हुई तो इन्हें देखा एक काला सा साया पेशेंट का गला दबा रहा है। ये देख के ये चौंक गई और इन्हें चीख मार दी, और चीख मारने की वैसे ही ऐसी हो गई जैसे बिल्कुल फ्रीज हो गई। बड़ी मुश्किल से इन्हें अपने आप को घसीट के उस कमरे से निकाला और भाग के जाके एक कॉलीग को पकड़ा। अब जब वो कॉलीग के पास पहुंची और इनको पूरी स्टोरी बताई तो कॉलीग ने बोला क्या बात कर रही हो, वो खातून तो आज सुबह ही इंतकाल कर चुकी जो उस रूम में थी, और वो 4 साल से कोमा में पड़ी हुई थी, और वो बस एक जिस्म का निज़ाम होता है कि जब रिकवर नहीं हो रहा होता इंसान तो वो जिस्म जो है वो टाटा बाय बाय कर देता है। ये सुन के ये हैरत में चली गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। बाकायदा इन्होंने फिर लड़ झगड़ के कैमरा फुटेज निकाली तो कैमरा फुटेज में कुछ भी नहीं दिख रहा, हत्ता कि इनका एंट्री भी नहीं दिख रही, ये उस कमरे में कभी गई थी। बहरहाल इनके एक सीनियर से बात हुई तो सीनियर ने इनको दिलासा दिया और कहा कि इस फ्लोर पे अक्सर अजीब हरकतें होती हैं जो शायद तुम्हारे साथ शायद पहली दफ़ा हुई है, तो तुम थोड़ा सा शौक में चली गई हो। वैसे जनरली इधर कुछ ऐसा होता नहीं है जो हार्मफुल हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब इसी तरीके से कुछ प्लेसेस अनअवॉइडेबल होती हैं, कुछ अवॉइडेबल होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस भी होते हैं। अब रहीम साहब जो है हमारे दोस्त, ये लिखते हैं कि ये अपने खालू के यहाँ बड़ा जाते थे, और ये 8 साल पहले की बात है। ये इलाका है बेसिकली मस्कन चुरंगी वाला, और उस तरफ इनके खालू का घर था जो नीचे रेंट पे था, किसी कमर्शियल एक्टिविटी पे ऊपर ये लोग थे। तो ये अक्सर वहाँ रहने जाते थे। तो ये कहते हैं जी कि एक रात ऐसा हुआ कि मतलब जनरली वहाँ सन्नाटा होता था, जिस टाइम की बात कर रहे हैं रात को 10 बजे के बाद वहाँ कम लोग होते थे। तो वहाँ पे गए ये और मतलब रात को मतलब गपशप लगाई, और उनके जनरली बाहर निकलने का नहीं था तो जल्दी सो गए। अब 1-2 बजे
ये अचानक से उठते हैं और कहते हैं मतलब प्यास सी लगी थी, उठे किचन में गए, पानी शानी पी के जब वापस अपने रूम में एंटर हुए तो इन्हें देखा कि पंखा जो इनके रूम का था उसके ऊपर एक औरत सी बैठी हुई इनको घूर रही है और नीचे इनके कज़न सो रहे हैं। इन्होंने कज़न को उठाने की भरपूर कोशिश की, वो ना उठे और ये इवेंचुअली अपने खालू को उठा के लेके आ गए। अब जब खालू आए वहाँ कुछ भी नहीं और सब कुछ जाके वो फिर खालू के ही कमरे में आए और वहीं पे इन्होंने जाके हिम्मत करके आंखें बंद की और वहीं सो गए। अब ये कहते हैं जनाब 5 महीने के बाद इनके भाई ने भी उसी औरत को उसी तरीके से छत पे देखा और वो बहुत गुस्से से इनको देख रही थी, घूर रही थी। अब ये सुनने के बाद इनको एक तजस्सुस महसूस हुआ और ये नेबर्स के साथ पड़ोसियों के पास चले गए और वहाँ से पूछना इन्होंने शुरू किया कि आखिर इस घर के बारे में क्या चक्कर है। एक उड़ती उड़ती इन्हें कहानी सुनने में मिली कि इस घर में पहले एक मेंटल आदमी और उसकी बीवी रहती थी जिसने अपनी बीवी को कत्ल करके इधर ही दफना दिया था और उसके बाद से ये हॉन्टेड हाउस कहलाने लगा। अब ये तो स्टोरी दफा दफा की, लेकिन इनकी बड़ी बहन वहाँ जब रुकने गई एक दफ़ा तो किसी ने रात में उनको सोते में उनका गला दबाने की कोशिश की। इन्होंने जाहिर सी बात है ये बातें खालू के बच्चों को यानी अपने कज़न वगैरह और उनको नहीं बताई क्योंकि फिर उनका रहना यहाँ मुश्किल हो जाता। लेकिन इनके बड़े कज़न जो थे इस घर में शिफ्ट होने से पहले एक मतलब अच्छा बिजनेस चलाते थे आई ग्लासेस वगैरह का, और इस घर में आने के बाद से वो बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और बिल्कुल ही हालात इनके ख़राब हुए। खालू एक दिन एक आलिम दीन को लेके आए थे और जब घर में वो दाखिल हुए तो आलिम दीन ने कहा ये घर छोड़ना आपके लिए बेहतर है क्योंकि जहाँ जो रहते हैं वो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इनके इसी तरीके से छोटे बेटे भी जब तक उस घर में रहे तो मुस्तकिल बीमार रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अब ये तो खालू का घर था, अब आप सोचें अगर आपका अपना घर हो और इस तरह की हरकतें हो तो फिर कैसे होगा। लेकिन सिमिलरली आपका अपना घर हो तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस, बंदे और हर चीज़ के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसी तरीके से एक हमारी दोस्त है निम्रा, वो ये अपनी बताती कहानी अपने घर की कि जब वो 11 साल की थी तब से ये शुरू हुआ सिलसिला। और वो 11 साल की थी, वो टेरेस में एक शाम को बैठी हुई थी एक चारपाई पे, जो उन्होंने नोटिस की कि बड़ी गंदी है और वो उसको धोने के लिए पानी लेने गई, बाल्टी वगैरह वट। अब जब ये लेने गई और वापस जब आई तो देखा जहाँ वो छोड़ के चारपाई को गई थी वो कब किसी और जगह पे पड़ी हुई। लेकिन इस चीज़ को सर पे सवार नहीं किया और उसको जाके अपनी दिल की तसल्ली से धोया और धो के ये नीचे आ गई। कुछ महीने गुजरे। अब ये कहती हैं इनको रात को जागने की आदत थी, कुछ ना कुछ काम कर रही होती थी, पढ़ रही होती वगैरह वगैरह। तो 1 या 2 बजे के करीब एक इनका कमरा है, मतलब ये बाहर निकली अपने कमरे से तो एक कमरा है जहाँ पे रोशनी थोड़ी कम आती है और इनको लोगों को डर भी लगता है वहाँ जाने से। उस कमरे में इन्होंने पानी का डिस्पेंसर भी रखा हुआ है और एक एक्वेरियम भी रखा हुआ है जिसकी मतलब चलती रहती है हल्की फुल्की रोशनी सी। कहती हैं जी वहाँ गई, इन्हें लाइट ऑन की, पानी पिया, वापस मुड़ी, जाने लगी तो इनको ख्याल आया कि इनको एक दवाई भी खानी है। फिर ये वापस गई, लाइट ऑन किया, गोली खाई। अब जब इन्होंने गोली खाई तो इनको एहसास हुआ कि इनके पीछे कोई है। अब ये मुड़ के ऐसे करके देखें तो इनको परछाई आए एक औरत की, एक साया आए। लेकिन जब पूरा पलट जाए तो कोई ना हो। अब ये वहाँ उस कमरे में मतलब इस तरह करती नहीं और वो परछाई मतलब आती रही, लेकिन जब पलट के देखें तो कुछ भी नहीं। इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया ये सोच के कि मैं जब मतलब मुड़ के देख रही हूँ कुछ भी नहीं है और ऐसे मुझे नज़र आ रहा है तो ये मेरा वहम है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहती हैं कि ये सब सिलसिला 3-4 दफ़ा
यही हुआ। ये साइड पे देखी, कुछ भी नहीं, शायद कुछ ना कुछ नजर आया, पलट के देखें तो कुछ भी नहीं। अब ये कहती हैं कि उस रूम में अकेले मतलब जाते हुए भी अभी एक सिलसिला शुरू हुआ था कि अलमारी या कमरे में जो भी इस तरह की चीज़ है, टेबल, अलमारी वगैरह वगैरह, उस पे नॉक होता था। अब ये सिलसिला इन्होंने अपनी बहन को बताया, तो इनकी बड़ी बहन ने किसी आलिम से एक इंटरेक्शन कराया, जिस पे उन्होंने नमाज के बाद पढ़ने के कुछ वजीफ़े बताए और भी कुछ बातें बताई, और बोला कि कोई चीज़ आप पे आशिक हो गई है, वो आपको तंग इसलिए कर रही है, और 15 दिन बाद वापस आने को कहा। भी कहती हैं कि जी इनको तो वैसे ही ऐसे बाबुओं पे यकीन नहीं है, और वो ये यही सोच रही कि जो चीज़ देखी थी इनको, वो तो एक औरत नुमा थी, फीमेल थी, तो वो मुझ पे भला क्यों आशिक होगी। अब जनाब ये कहते हैं ये सिलसिला चला, 15 दिन के बाद जो वजीफ़े वगैरह ये पढ़ रही थी इन्हें वो बंद कर दी, और उसके बाद से चीज़ें दिखने ज़्यादा हो गई। अब वैसे तो ये कह रही हैं मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन किसी को बताते हुए डर लगता है। और इसी तरीके से ये सिलसिले चलते रहे। अब पहले तो ये सोचती थी कि वो उसी कमरे का इशू है और वो उसी कमरे में प्रॉब्लम है, और हम वहाँ नहीं जाएंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन अब एक बराबर में कमरा था, उसके बिल्कुल बराबर में, वहाँ ये सोफे में बैठी हुई थी, कुछ अपना काम कर रही थी और हेडफोन लगाए हुए थी। लेट नाइट वो भी था, और मतलब कुछ गाने या कुछ चल रहे थे, इनको एहसास नहीं हो रहा था। अपने काम से फारिग होकर जब इन्होंने हेडफोन निकाल के मतलब उठने की तो इन्होंने देखा कि सोफे पे इनके बराबर कोई पतला सा लंबा सा आदमी बैठा हुआ है, और वो इन्हीं के साथ जैसे ये उठ रही है तो वो भी उठ रहा है। ये जब इन्होंने देखा, और मतलब बिल्कुल ही एक अजीब सिलसिला, ये उठी और वो उठ के जब उसकी तरफ पलट के जब पूरा देखा तो वो गायब। वैसे जब बराबर में ऐसे बैठी मेरी, वो दिख रहा है साइड व्यू से तो वो नज़र आ रहा है, पलट के उसको पूरा देखें तो वो गायब। अब यही एक सिलसिला बनता गया, और इसी सोफे वाले कमरे में एक दिन रात को 11 बजे जब ये सोने जा रही थी, तो इस कमरे का जनरली ये तरीका ये था कि इधर एक नाइट लाइट भी है और एक ऑन लाइक आर्म लाइट भी है, तो ये नाइट लाइट ऑन करके आर्म लाइट ऑफ करते हैं और अपने सोने को चले जाते हैं। तो ये जब ऑफ करने गई तो इत्तेफाक से इन्होंने नाइट लाइट ऑन नहीं की थी, और लाइट ऑफ की तो अंधेरा हो गया। अब जैसे ही अंधेरा हुआ तो इनके सामने मतलब लाइट ऑफ करते हुए एक चीज़ आ खड़ी, ऐसे जैसे लाइट ऑफ करते हुए एक लंबा पतला सा आदमी इनके सामने खड़ा हो गया। इन्हें जल्दी से जब लाइट ऑन की तो बाकायदा इनके हू बहू एक साया, जो एक आदमी नुमा साया, और वो लंबा इनके सामने खड़ा था, और वो बिल्कुल फेस टू फेस थी, और वो बाज़ाहिर मेल था। थोड़ी देर में वो गायब हुआ, और ये थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हुई, और इन्होंने सोचा कि इस चीज़ को ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना। अब ये उसी सोफे पे एक दिन बैठी हुई स्टडी कर रही थी, तो कहती हैं कि मेरे सामने से एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ गया और एक कमरे में घुस गया जहाँ अभी तक कुछ हुआ नहीं था ऐसा। और मैंने ये सोचा कि शायद ये चीज़ें मुझे इसलिए दिखती हैं क्योंकि मैं अकेले बैठी हूँ, इसलिए दिखती हैं। अकेला नहीं बैठूंगी तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अब ये बार बार इस चीज़ का एतराफ़ करती हैं क्योंकि इतने झलकियाँ इनको नज़र आती रहती थी, तो इस वजह से इस चीज़ को ये सर पे सवार नहीं करती थी, डरती नहीं थी। अब कुछ दिन गुजरे, फ्यू डेज अगो या फ्यू डेज लेटर, ये इसी तरीके से मतलब बैठी हुई थी, और इनकी फोकस जो था सोफे पे बैठ के कॉपी पे था जिस पे ये कुछ लिख रही थी, काम कर रही थी अपना। तो कहती हैं जी कि मेरे सामने वो औरत खड़ी हो गई। अब मुझे एहसास था अगर मैं नज़र उठाऊंगी तो ये सामने मुझे दिखेगी। मैंने नज़र नहीं उठाई ये सोच के
कि ये मुझे डराने आई है और मैं इस ढकोसले में नहीं पड़ने वाली। इन्होंने नहीं उठाई अपनी नज़रें और बकौल इनके कुछ सेकंड्स के बाद वो उठ के वहाँ से चली गई। अब इनका एक यूजुअल ट्रेंड बन गया था इग्नोर करने का, और उसका रीज़न ये था कि इग्नोर करती थी वो चीज़ें, खुद ही चली जाती थी, और क्योंकि वो इतनी इनको दिख चुकी थी तो वो अब बात रही नहीं थी। और अब तो ये हालत थी कि ये एक दिन अकेले टहलती हुई वो एक्वेरियम वाले रूम में भी चली गई जहाँ पहली दफ़ा वो चीज़ दिखी थी, और ये रात 10 बजे का टाइम था और ये वहाँ टहल रही थी कि एकदम से वहाँ नॉकिंग शुरू हुई। शुरू में जो एक दो नॉक्स हुए, इन्होंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन फिर बाकायदा पक्की नॉकिंग एक रिदम के साथ शुरू हुई और ये भाग के अपनी मामा के पास चली गई। अब ये इन्होंने अपनी ये वक्त आप ही के घर अपनी गई थी, तो कहती हैं कि वहाँ भी फिर इनकी आप ही ने बोला कि छत से किसी को बुला के लाओ, तो ये ऊपर सीढ़ी पे जाने लगी तो एहसास हुआ इनको कि सीढ़ी पे कुछ इनकी है। ऊपर गई तो वो साहब नहीं थे। जब वो नीचे आई तो इन्होंने अपनी आप ही से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी जो इनकी जो सास है वो अगरबत्ती जलाती हैं जाके सीढ़ियों पे उस जगह पे जहाँ जिसका ये जिक्र कर रही हैं। तो इनको एक एहसास हुआ कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अब ये जनाब ये बात करती हैं कि इनके घर में भी फर्नीचर इनकी आप ही के यहाँ मूव होता था, लेकिन ये बड़ी खुश थी है इनके यहाँ ऐसा कुछ सिलसिला नहीं हो रहा था। अब रिसेंटली कहते हैं कि जी इनकी एल्डर सिस्टर रुकने जब आई तो उनकी बेबी थी छोटी, कुछ मंथ्स की, तो वो जो रूम था सोफे वाला, बच्चा वहाँ पे लिटा के और ये वहाँ से निकली होंगी कुछ बात करने, तो बच्चा एकदम से भयानक हो गया और वो ऐसे रोने लगा जैसे कि कोई बच्चा मतलब भूख के लिए भी ऐसे नहीं रोता। इनकी वालदा ने कहा शायद भूख लग रही हो, लेकिन इनकी आप ही ने कहा कि ऐसे कभी इसको भूख के लिए मैंने रोते हुए नहीं देखा। इनको एहसास हुआ कि शायद इस बच्चे को भी कोई तंग कर रहा है जिस तरह इनको कर रहा है, लेकिन ये कुछ बोले नहीं। फिर कुछ अरसे के बाद, एक कुछ दिन के बाद, इनकी दूसरी बहन आई। उनका बेटा जो था वो 1 साल का था। सिमिलरली उसको वहाँ सुलाया गया, वो सोते में से उठ गया और फुल भयानक हुआ और वही सिलसिला हुआ। तो इनको यकीन हो गया कि उस कमरे में बाकी लोगों को भी कोई लोग तंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ है वहाँ जो तंग कर रही है। अब रात को 11 बजे ये कहती हैं कि उसी तरह सोफे बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी। इनकी मामा भी वहाँ मौजूद थी, इनकी बहन इनके बराबर में बैठी हुई थी कि एकदम से इन्होंने देखा कि इनकी मामा के पीछे वही औरत का साया आके खड़ा हो गया और ये इनकी अपनी मामा को वहाँ से हटने को कह रही। इनकी आप ही को एहसास हो गया और उन्होंने पूछना शुरू किया कि तुम्हें क्या दिख रहा है। बहरहाल ये पूरा सिलसिला चलता रहा और वो चीज़ जो थी वो खुद ही एकदम से गायब हो गई। अब ये कहते हैं ये वही कमरा था जहाँ ये बच्चे रोए थे और ये सब कुछ रोए थे, और मुझे एहसास था कि ये बच्चे जो रोए थे यही जो हैं ये आकर उनको तंग किया। कि इन्होंने देखा कि कोई एक अजीब सी चीज़ उस कमरे में बाहर से झांक रही है जो कि ब्लैक और बीच में से ग्रे थी, और कुछ उसका शेप भी आउट था, इंसानों जैसा शेप नहीं था, सीधा नहीं था। इसको देख के इस इरेगुलर चीज़ को इनको बहुत शदीद टर्नल लगना शुरू हो गया और इन्होंने अपनी मतलब अम्मा को और सबको बोलना शुरू किया कि वहाँ से हटो, ये हटो, और इनकी आप ही वहाँ बैठ के मजाक उड़ाने लगी इन्हीं सब चीज़ों का कि ऐसा कुछ नहीं होता और वगैरह वगैरह, और मतलब ये सारी बातें उन्होंने शुरू की। और वो चीज़ जो झांक रही थी वो कमरे में अंदर इनकी आप ही की तरफ आने लगी, तो इन्होंने आप ही की मिन्नत समाजत शुरू की कि इनकी जान छोड़ दें, ये बातें बंद करें, और ख़ुद से इन्होंने कुछ बातें करके उस चीज़ को मतलब उस टॉपिक को ख़त्म किया। कहते हैं इस दौरान ये आयतें वगैरह पढ़ रही थी, सब कुछ किए जा रही थी, अपने आप को भी दम कर रही थी, आप ही को भी दम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी कि वो चीज़ इसी तरीके से वापस चली गई। अब मैं ये कहती हैं कि मैं अकेली थी घर में जब मुझे ये तीनों
एक साथ नज़र आने लगे तो मैं टेरेस पे चली गई। वहाँ पे मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ और फिर थोड़ी देर जब सेफ फील करने लगी तो मैं जब नीचे उतरी तो मैंने जाके वही एक्वेरियम वाले वो डिस्पेंसर वाले रूम में अगरबत्ती जला दी। इसी तरीके से कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि मैं ये उस रूम में मतलब एक्वेरियम वाले रूम में कपड़े बदलने गई थी। तो चेंजिंग रूम जो था अंदर एक अलग था, तो वहाँ पे ये अंदर थी तो इनको उस रूम के बाहर दरवाजे के बाहर बातें करने की आवाज़ें आने लगी, जो इन्हें जब सुनी तो वो कोई आम लैंग्वेज नहीं थी जो ये पहचानती थी। तो ये अंदर ही रहीं जब तक वो बातें ख़त्म नहीं हुई। जब बातें ख़त्म हुई तो ये बाहर निकली तो वहाँ कोई नहीं था और इनकी अम्मा जो थी वो उस कमरे के बाहर थी और उनकी आप ही सो रही थी। कहती हैं जी मैं डरती इतना नहीं जितना मैं इन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, लेकिन अब मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, कुरान पढ़ना शुरू कर दी, फिर भी ये सब लोग मुझे आके तंग करते कि इवेंचुअली एक बड़ी रात आई इबादत की और मैंने उसी कमरे में जाके डिस्पेंसर वाले में पूरी रात इबादत की और उसके बाद से एक सुकून मतलब पड़ गया और ये चीज़ें शायद भाग गई। अब ये कहते हैं कि जी इनको नहीं पता कि ये इनके साथ क्यों होता है, मे बी इट्स दैट अ जीन, या जिस तरह बोला गया कि ये जो है सिलसिला इसलिए है कि इनका खून हल्का है, शायद कि ये कोई फ़लसफ़ा होता है जो मुझे नहीं पता। तो वैसे तो मुझे भी नहीं पता ये हल्का खून या लाइट ब्लड वाला क्या सिलसिला है। तो किसी को अगर ज़रूर पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, इनको भी पता चले हमें भी पता चले। तो ये कुछ वाक़यात थे जो हमारी दोस्त के साथ निमरा के साथ हुए और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से किसी के साथ ऐसी परेशानी ना हो। हम आगे बात करते हैं हसनैन साहब की। हसनैन साहब बात करते हैं कि मैं चारसद्दा से हूँ और इनकी जो मटरनल साइड है वो बाजोड़ से है। ये कहते हैं कि बाजोड़ में ये एबनॉर्मल चीज़ें और इस तरह की चीज़ों के ऊपर इतना मतलब नॉर्मल है, वो इन चीज़ों की बातें वगैरह शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई मतलब शौक से नहीं ट्रीट होता है, जैसे कि शौक में सुनने के बाद आ जाए। और सिमिलरली ये बोलते हैं कि एक हफ़्ता पहले ये इंसिडेंट हुआ जिसका ये बता रहे हैं। रात का टाइम था, इनकी एक बड़े मामू जो थे वो वापस पेशावर से आ रहे थे और वो लेट हो गए थे और वो जब गांव पहुंचे तो ये इनका जो घर है मतलब गांव में वो भी कहीं आगे जाके मतलब एक बहुत रिमोट एरिया में, वो ऐसी जगह नहीं है जो इजीली एक्सेसिबल हो। तो ये इस गाड़ी के साथ आ रहे थे, उस गाड़ी वाले को इन्होंने बोला कि मुझे गेट पे उतरना है घर के, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर भी होते हैं और मैं अंधेरे में वो बाहर घूम रहे होते हैं और मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो उसने इनको ले जाके बिल्कुल घर के दरवाजे तक पहुँचाया गाड़ी में। तो इन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है जिसकी शक्ल एक भेड़िया जैसी है और उसके मुंह से खून बह रहा है और वो बिल्कुल आदमियों की तरह इनके घर के बाहर खड़ा हुआ है। ये गाड़ी में बैठे रहे, वो वहाँ इनके सामने रहा और थोड़ी देर में एक भेड़िए की तरह चारों हाथ पैरों पे आया और भागता हुआ सड़क के कोने पे से आगे पीछे कहीं हो गया। ये देखते ही वो जल्दी से अंदर घुसी और दरवाज़ा मतलब लॉक किया। तो फिर इनको भारी चहलकदमी की आवाज़ आई और किसी ने चीज़ ने आके उस गेट को पीटने शुरू किया जो कि इन्होंने अभी लॉक किया है। और इन्होंने जल्दी से लकड़ी वकड़ी लगा के उस दरवाजे को मजबूत किया कि जो भी ये चीज़ें ये अंदर ना घुसे। अब ये वहाँ से जब अंदर मज़ीद हुजरों में घुसे जहाँ पे बाकी लोग थे, जहाँ ये भी मौजूद थे, ये लोग भी शोर से उठ चुके थे, तो इन्होंने सारी स्टोरी बताई। अब जब ये एक सन्नाटा आया उसके बाद फिर किसी ने उस चीज़ ने गेट पीटना शुरू किया, तो ये छत पे गए टॉर्चेस वगैरह लेके देखने के लिए कि वो चीज़ कहाँ है, लेकिन बहरहाल वो दिखी नहीं। ये कहते हैं कि इस चीज़ को ईगा बोलते हैं इनके यहाँ, या आइगा बोलते हैं, बहरहाल आप करेक्ट कर दिएगा प्रोनाउंसिएशन। और ये सेंचुरीज से वहाँ पे इस इलाके में ये स्टोरीज हैं। इस चीज़ को इसी एरिया की एक रेडियस में
देखा और सुना जाता है 40 किलोमीटर के, इसके बाद इस चीज़ को किसी ने कभी ना देखा ना सुना। कहते ये हैं कि तालिबान साइड में भी लोगों ने इस चीज़ को देखा हुआ है, इवन पाक आर्मी ने भी देखा हुआ है, और इवन पाक आर्मी ने इस पर अटैक भी किया जिस पे ये भाग गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड दिस इज़ लाइक क्रिप्टिड कहते हैं ना इसको। तो इस इलाके के मज़ीद क्रिप्टिड्स के बारे में आप प्लीज़ बताएं, और ये इंटरेस्टिंग एक एपिसोड बन सकती है सिर्फ इसके ऊपर। तो डू टेल मी अबाउट दिस, और वी माइट इवन डू समथिंग ऑन दिस। तो थैंक्स अगेन फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। हम आगे बात करते हैं हमारी दोस्त हुदा साहिबा की। हुदा साहिबा बेसिकली एक स्टोरी सुना रही हैं जो कि इनके घर वालों के थ्रू शेयर हुई है, और एक मोहल्ले के इलाके की बात है, और ये उस वक्त की पार्टीशन के टाइम की बात है, और वन ऑफ द लेजेंड भी कह सकते हैं, और एक स्टोरी भी कह सकते हैं। बहरहाल स्टोरी का सिलसिला कुछ यूँ है कि गलती ये है कि पुराने वक्त की बात है कि एक गुंजान, लाहौर के गुंजान आबाद इलाके में एक मंदिर हुआ करता था। पार्टीशन के बाद जाहिर सी बात है जब बंटवारा हुआ तो यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ। तो ये जो एक था मंदिर, इसके आस पड़ोस में घर भी थे बने हुए, तो ये सब खाली हो गए और फिर लोगों का लॉट हो गया, इस तरह के सिलसिले, और वो मंदिर वीरान हो गया। अब ये कोई बताने वाला नहीं था कि वो एक्चुअली मंदिर क्या था, वो किस यूज़ में था, और पॉजिटिव चीज़ों के लिए था या नेगेटिव चीज़ों के लिए, तो कुछ नहीं पता। वो एक जाहिर सी बात है पार्टीशन के बाद आप समझ सकते हैं, तो वो एक ख़त्म हो गया था। इसके एतराफ़ में इसकी एक बैक साइड पे मतलब जगहें थी, कहीं बिल्डिंग थी, किसी ने उसको गोदाम बना लिया, कुछ कर लिया, कुछ कर लिया। सिमिलरली एक फैमिली वहाँ पे रहना शुरू हुई थी, और वो फैमिली जो थी वो ऐसे घर में रहती थी जो बिल्कुल मंदिर के मतलब सहन से लगता था। और वो मतलब सादिक साहब नाम था उनका, जिनका घर था। उनके 2 बेटे थे, और एक बेटा था, 2 बेटियां थीं, और जनाब अली माशाल्लाह उनके बेटे के 6 बच्चे थे, और बेटी भी उनमें से एक थी, उनके साथ 2 बच्चे थे। तो काफ़ी बड़े फैमिली थी और बड़ा घर था। ये सब लोग छत पे सोया करते थे, और वो बिल्कुल ओवरलुकिंग द ग्राउंड्स ऑफ दैट अबैंडन्ड मंदिर था। अब ये कहते हैं जनाब कि इनके घर वाले साहब मतलब परहेजगार टाइप लोग थे, और मतलब मेहनत करके जब रात में सोने जाते थे तो बिल्कुल ही मतलब टून होके सो जाते थे। और रात में सोते हुए सादिक साहब को अक्सर बातें करने की आवाज़ें आती थी, और ये यही सोचते थे कि बच्चे बात कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, और ये इग्नोर करके सोते रहते थे। अब एक रात की बात है कि सादिक साहब जो थे सो रहे थे, और उनकी बीवी जो थी वो किसी वजह से जाग गई। उन्होंने जागते में देखा कि 2 बुर्का पोश औरतें इनकी शौहर की चारपाई के फुट पे, यानी पतियाने पे जहाँ पैर हैं इनकी तरफ, वहाँ पे खड़ी हुई हैं। और ये उनको देख के हैरत में आ गई कि ये कहाँ से आई हैं, कि इनको एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है। जिस पे इनके हस्बैंड की आंख खुली, और बाज़ाब्ता उन्होंने अपनी लाठी उठा के उनकी तरफ खींच के मारी, और वो औरतें हवा में थोड़ा सा उठ के गायब हो गई। अब ये देखते ही मतलब ऑब्वियसली हर किसी को मतलब दिमाग एक होता है ना कि ये क्या हुआ, लेकिन अब क्या करें। एक ऐसा टाइम चल रहा है कि
ये घर मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ, तो एक गुजारे लायक सिचुएशन है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब एक बार इनकी सबसे छोटी बेटी, जो छत पे ही एक रूम था उसमें सोती थी, वो जनाब अली वो सो रही थी और उनका व्यू जो था वो बराबर के उस अबैंडन्ड मंदिर के सहन में था। तो वो उनके भाई का जो बेटा था वो उनके साथ उस छोटा खेल रहा था। तो वो देखते हैं कि मंदिर की एक खिड़की खुली और उसके अंदर से एक औरत, जिसका एक बड़ा अजीब चौड़ा सा मुंह था, वो निकल के सहन में आई और अजीब तरीके के गोल चक्कर काटना शुरू हो चुकी। ये हैरत की तरह से उसको देख रही थी, क्योंकि पूरे इलाके को पता था कि वो जो इमारत है वो है खाली, वहाँ चिड़िया तक नहीं कोई बैठती जाके। तो ये औरत कहाँ से दिखना शुरू हो गई। अब देखते ही देखते इन्होंने देखा कि वो अचानक से एक बीच में बेरी का दरख्त था बड़ा पुराना, उसकी तरफ उसकी अटेंशन गई और उस तरफ बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते वो गायब हो गई। अब ये हैरत में चलेगी, ये आखिर हमने देखा क्या था। और इसी तरीके से एक रात सादिक साहब की नवासी की आंख खुली और वो क्या देखती हैं कि छत वाले कमरे की दीवार में से एक औरत निकली, बुर्का पोश, जिसके मुंह पे एक जाली सी पड़ी हुई है, और वो हाथ में एक दिया लेके, जिसकी बहुत मध्यम मध्यम रोशनी हल्की हल्की निकली, और एक और दीवार के अंदर जाके जज्म हो गई और जैसे कि उसमें से आर पार। ये मतलब देखने के बाद ही बच्चा, वो जो बच्ची थी वो सहम गई और बिल्कुल ही डर के मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई। और जाहिर सी बात है, घर वालों से बात की तो एक वहम की वो लिस्ट में ये चीज़ आ गई और बात ख़त्म हुई। लेकिन घर में बज़ाहिर कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके थे, झगड़े होते थे, मसले मसाइल चल रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता उस मोहल्ले में वीराना बढ़ता जा रहा था, लोगों का आना जाना कम हो रहा था। कहाँ कहने लोग ये लगे उस इलाके के कि वो जो उस सहन में, इमारत के सहन में एक बेरी का दरख्त है, उसमें एक डायन रहती है। मोहल्ले में फिर बातें निकलना शुरू हुई कि एक औरत है जो काला जादू करती है, और वो इसी तरीके से इस मोहल्ले में आई है, क्योंकि ये मकानात खाली हैं, उस पर लोग आके मतलब उनको दिए जा रहे, रह रहे, तो वो जायदाद पे कब्जा करने में लग गई है इस इलाके के। अब एक रात की बात है कि इनकी जो वाइफ थी सादिक साहब की, वो तहज्जुद के लिए उठी और थोड़ा सा वक्त पहले जागी, तो उन्होंने देखा कि इनके जो हस्बैंड हैं, इनके चारपाई के पाँव की तरफ अब 3 औरतें बैठी हुई हैं, और उन्होंने इनको बोला कि इनको जगाओ, हम इनको लेने आए हैं। इसी दौराने में सादिक साहब की आंख खुली और इन्होंने फिर लाठी वाठी उठा के लड़ाई और मारने के उसमें आए और खींच के चीज़ें मारी, और वो फिर औरतें गायब हो गई। अब ये दिन था कि सादिक साहब की तबीयत ख़राब रहने लगी, और इस घर में कभी सांप नज़र आए, कभी कुछ नज़र आए, और अजीब मसले मसाइल बढ़े, और 5 से 6 साल के बाद वो इंतकाल कर गए। और उस औरत जो मोहल्ले में जादूगरनी से मशहूर थी, उसकी जो थी बारे में अजीब अजीब बातें सुनने को मिलना शुरू हुई। किसी ने कहा कि इस औरत ने अपनी पहली औलाद को मार दिया था ताकि जो डाइन इस इलाके पे रहती है उसके साथ इसकी कोई डील हो जाए और वो इसके काम आने लगे, और इसी तरीके की बातें अजीब अजीब सुनने में आने लगी। फिर किसी ने कहा कि एक घर उस औरत की भाभी का था इस इलाके में, जिस पे उस औरत ने अजीब कोई जादू किया कि कोई चीज़ पे कुछ पड़ा के फूका, और वो जब चीज़ उसने उसको खींच के मारी तो उसके पैर पे लगी,
पैर पे उसकी छाले पड़ गए और वो काटना पड़ा, और कुछ अरसे में उस औरत की मौत हुई और वो उसकी जायदाद पे भी कब्जा करके बैठ गई। हालात ये हो गए थे कि उस औरत से लोग डरने लगे थे, और अगर वो मोहल्ले में कहीं नजर आ जाती तो लोग दूर भाग रहे थे। अब जब ये बातें बढ़ती गईं बढ़ती गईं बढ़ती गईं और उसके अपने ख़ानदान वाले भी उससे कतराने लगे, तो उस मतलब पता चला कि उस औरत के जो बहू और बेटा भी जो अभी है उसके साथ, वो भी यही हरकतें करता है जो कि ये करती है। और कोई चौकी खेलना और इस तरह की बातें भी सुनने में आएंगी, ये भी करते हैं। ये गुजरती गली में इसके ख़ानदान वाले गुजरते तो लोग डर के मारे पीछे होने लगे। और सुनने में आया कि इस मोहल्ले के जितने अमीर लोग बड़े घरों पे कब्जा किए या लिए या ख़रीदे बैठे हैं, ये उनको मारना चाहती है ताकि उनकी जायदाद भी अपने कब्जे में रखे। इन सब चीज़ों के बाद लोगों से रहा नहीं गया और उसकी खूब पिटाई भी हुई, धुलाई भी हुई, लेकिन वो औरत उस मोहल्ले को छोड़ के नहीं गई। और जितनों ने उसको पकड़ के मारा था वो एक एक करके मरने लगे, और जो नहीं मरे वो इलाका छोड़ के भाग गए। अब जो वो मंदिर था अजीब सा, उसमें से रातों को बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आती थीं। और एक रात जब ये औरत मरी तो लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कि एक फिरौन जैसा मम के ज़माने का ममी सुकड़ चुकी थी, लेकिन सांस इसकी निकल के नहीं दे रही थी। फिर कुछ बेटे और माँ के बीच में हुआ तो वो फिर इस दुनिया से गई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट ओल्ड टेल। और होने को कुछ भी हो सकता है। ट्रूथ इज़ वियर्डर देन फिक्शन। एंड मेरी नज़र में तो आई रियली होप कि दिस इज़ फिक्शन, लेकिन अपेरेंटली जब लिखने वाला कह रहा है कि ये एक सच्ची कहानी है पार्टीशन के ज़माने की, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। और दुआ करते हैं कि हम सबके मोहल्लों में ऐसे लोग कभी शिफ्ट ना हो। एंड दिस वाज सेशन 118। और आप सबका शुक्रिया फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड ऑल दैट जैज़। उम्मीद है कि आपसे जल्द मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।